डब्ल्यूटीओ में एंटर करने की वजह से, इस समझौते में शामिल होने की वजह से भारत को जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो हुआ है कपड़े और धागे के निर्यात से संबंधित। आपको पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि डब्ल्यूटीओ के समझौते से पहले जितने भी विकसित देश थे उन्होंने अपने देशों में अपनी जो घरेलू बाज़ार था उसके अंदर MFA मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को लागू कर रखा था, वो उसको फॉलो करते थे। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट की वजह से जो कपड़ा, उससे संबंधित जो और चीज़ें हैं, धागा, उनके आयात का कोटा निर्धारित था सभी विकसित देशों के अंदर, जिसकी वजह से विकासशील देश अधिक मात्रा में उन देशों को टेक्सटाइल यानी कपड़ा निर्यात नहीं कर पाते थे। ठीक है, लेकिन इस एग्रीमेंट की वजह से, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट की वजह से MFA को रिमूव कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी विकसित देश अल्प विकसित देशों से आने वाले टेक्सटाइल और कपड़े के ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, मतलब उसके लिए कोई मैक्सिमम कोटा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत को का जो क्लोथिंग का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। भारत से कपड़े का और रेडीमेड जो कपड़ा होता है, सिले सिलाए वस्त्र हैं, उनका निर्यात काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और भारत के जो प्रमुख 5 निर्यात हैं उनमें टेक्सटाइल और क्लोथिंग का निर्यात भी शामिल है। तो ये भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है और ये भारत को फ़ायदा मिला है डब्ल्यूटीओ में एंटर करने की वजह से। नेक्स्ट जो मत है अर्थशास्त्रियों का डब्ल्यूटीओ के पक्ष में, वो है कि इससे भारत को इम्प्रूव क्वालिटी के, बेहतर गुणवत्ता के वस्तुएं और तकनीक प्राप्त हुई है विदेशों से। क्योंकि जब भी हमें विदेशों की वस्तुओं के साथ अगर हमें compete करना है, उनके साथ प्रतियोगिता में बने रहना है, तो हमें अपनी वस्तुओं के अंदर भी वो गुणवत्ता लानी होगी, उस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, जिसकी वजह से भारत के जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है और साथ के साथ तकनीकी विकास भी हुआ है। इसके अलावा मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम, ये बात हमने की ही है कि डब्ल्यूटीओ के समझौते से पहले भारत का व्यापार ज़्यादातर बायलैटरल था, ज़्यादातर क्षेत्रीय देशों के साथ, या वो द्विपक्षीय समझौते होते थे, यानी एक और दूसरे देश के बीच में, केवल 2 देशों के बीच में समझौते। यानी इसकी वजह से भारत को जिन जिन देशों के साथ व्यापार करना होता था उन सभी देशों के साथ एक अलग समझौता करना पड़ता था। तो बहुत सारे समझौतों की बजाय अब एक समझौता है, यानी कि 163 देशों के साथ केवल एक ही समझौते के तहत व्यापार संभव हो पाया है। इसके अलावा जो पेटेंटिंग है वो काफ़ी बड़ी है। डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक देश को जो भी उसकी वस्तुएं हैं, जो उसकी इन्वेंशंस हैं, जो उसके हर्ब्स हैं, जो उसके प्लांट्स हैं, सीड्स हैं जो उसने डेवलप किए हैं, उनको पेटेंट कराने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी ये जो कल्चर है वो डेवलप हो पाया है और भारत में भी विभिन्न वस्तुओं को पेटेंट कराया जाने लगा है। और इसका एक और बेनिफिट है कि जब अगर कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई सरकार कोई नई चीज़ को डेवलप करता है, इन्वेंशन करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई नया सीड या कोई नया प्लांट, नई कोई ब्रीड डेवलप करता है, तो वो उसको पेटेंट करवा करके उसके ऊपर जितने समय तक की उसकी अवधि होगी पेटेंट की, उतने समय तक वो उसके ऊपर रॉयल्टी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो पेटेंट के ऊपर प्राप्त होने वाली रॉयल्टी है, ये इनोवेटर्स के लिए और जो नई नई इन्वेंशंस करते हैं, आविष्कार करते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का काम करती है, जिसकी वजह से नए नए आविष्कार होने लगे हैं।
तो एक तरह से इस चीज़ ने भारत के अंदर जो आविष्कार हैं उनको बढ़ावा दिया है, तो फ़ायदा पहुंचा है। इसके अलावा भारत को फ़ायदा पहुंचा है इस चीज़ में कि भारत को विभिन्न प्रकार के जो अच्छी गुणवत्ता के बीज हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, वो प्रयोग करने को मिले हैं, जिसकी वजह से किसानों की जो उपज है वो बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, तो ये फ़ायदा मिला है। इसके अलावा जो एक और फ़ायदा है वो ये है कि इस समझौते के अंदर एक और बात के ऊपर हम जोर दिया गया है, वो है डंपिंग नहीं की जाएगी, एंटी डंपिंग होना चाहिए। मतलब कि जो डेवलप कंट्रीज़ थी वो क्या किया करती थी कि वो अपने देश के घरेलू बाज़ार में तो वस्तु को अधिक कीमत पर बेचती थी, लेकिन जो अल्प विकसित देशों में जब उनका प्रोडक्ट उनकी मार्केट के अंदर एंटर करता था तो वहाँ पर वो अपने प्रतियोगियों को जो उस देश की जो घरेलू फर्म हैं उनको कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए वहाँ पर वस्तुओं को सस्ता बेचती थी, जिसकी वजह से उन देशों के जो घरेलू उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब डंपिंग की ये एक्टिविटी WTO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इलीगल है, इसको नहीं किया जा सकता, तो उसका भारत को फ़ायदा मिला है कि भारत के अंदर जब प्रोडक्ट आते हैं तो वो उनको सस्ती कीमत पर नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्रियों ने ये भी कहा है, जिन अर्थशास्त्रियों ने ये मत दिया है कि WTO से भारत को लाभ पहुंचा है और भविष्य में भी लाभ पहुंचेगा, उन्होंने उन सारे मतों का खंडन किया है, उन अर्थशास्त्रियों की उन आलोचनाओं का या उन मिथ का खंडन किया है जो ये कहती हैं कि इन चीज़ों में भारत को WTO की वजह से नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो है फॉल्स एप्रीहेंशंस अगेंस्ट WTO कि WTO के मतलब विरोध में या उसके पक्ष में बहुत सारी जो मत दिए गए हैं वो मिथ्या हैं, मतलब वो सही नहीं है, वो केवल हमारा एक डर है जो सही नहीं है। वो क्या कहा है कि जब हमने अगेंस्ट वाले पॉइंट्स किए थे, यानी उसके जो नुकसान पहुँचे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, यानी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को WTO से नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने ये कहा कि कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा, पर जो फेवर में है अर्थशास्त्री, जो उसके पक्ष में है, वो ये कहते हैं कि ये सोचना गलत है, क्योंकि WTO के एग्रीमेंट में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है कि भारत को अपने कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडीज़ हैं उनको कम करना ही होगा। मतलब ऐसी कोई बाध्यता भारत के लिए नहीं है कि उसे कृषि क्षेत्र से सभी प्रकार की सब्सिडीज़ को हटाना होगा। क्यों नहीं है, उसका रीज़न दिया है अर्थशास्त्रियों ने। उनका ये कहना है कि WTO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई देश अपने कुल कृषि उत्पादन के 10% तक या उससे कम 10% या उससे कम सब्सिडी देता है तो वो देता रहे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसे अपनी सब्सिडी हटाने के लिए नहीं कहा जाएगा, ना ही उसे बाध्य किया जाएगा। तो भारत तो इसी दायरे में आता है, क्योंकि भारत में कृषि उत्पादन के कुल कृषि उत्पादन के केवल 3% की ही सब्सिडी दी जाती है। तो भारत के ऊपर ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता कि जिसकी वजह से भारत को कृषि क्षेत्र से सब्सिडी को हटाना पड़ेगा और जो गरीब किसान हैं उनको नुकसान पहुंचेगा या गरीब किसानों को अपनी भूमि बेचनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दावा है अर्थशास्त्रियों का, जो कि WTO के पक्ष में है। नो डिस्टर्बेंस टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब एक और जो डर है अर्थशास्त्रियों का, जो कि अगेंस्ट है, उनका ये डर है कि इससे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको पता है क्या है, कि सरकार द्वारा जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको बहुत सस्ती कीमतों पर जो मूलभूत ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसके लिए भी
जो अर्थशास्त्री पक्ष में है वो ये कहते हैं कि भारत को ये कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिना बात का डर है कि अगर WTO के एग्रीमेंट में हम जाते हैं तो भविष्य में हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से ही एक रिलैक्सेशन दी गई है कि वो देश, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ख़त्म करने की बात कही गई है वो विकसित देशों के लिए कही गई है, विकासशील या अल्प विकसित देशों के लिए नहीं कही गई है। उसमें छूट दी गई है विकासशील देशों को और अल्प विकसित देशों को छूट दी गई है कि वो अपने देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाली जो जनसंख्या है उसको सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये भी बात सही नहीं है। नो नीड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। अब एक और डर है आलोचकों का जो कि इसके अगेंस्ट है WTO के। उनका ये मानना है कि भारत के अंदर जो अनाज है उनका आयात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा WTO के समझौते की वजह से, क्योंकि भाई रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी, सब्सिडी भी ख़त्म हो जाएंगी, तो कीमतें बढ़ जाएंगी हमारे देश की अपनी जो कृषि उत्पाद हैं उनकी, जिसकी वजह से दूसरे देशों से आने वाली वस्तुओं को हमें आयात करना ही करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि WTO के समझौते के अकॉर्डिंग जो सब्सिडीज़ हटाने वाली जो बात है या अगर उसको अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, वो जो बात है वो उसमें उन देशों को रिलैक्स किया गया है, उन देशों को छूट दी गई है जिनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा हो। और अब इसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, भारत की बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा ही रहता है। तो इसलिए भारत के अंदर ऐसे किसी एग्रीमेंट की वजह से फूड ग्रेन्स का, अनाजों का आयात बढ़ने वाला नहीं है। इसके अलावा एक डर जो है आलोचकों के अंदर वो ये है कि भाई अगर ये समझौता होता है तो जो मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? उनका ये मानना है क्योंकि दवाइयों को, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको पहले से ही विकसित देशों ने पेटेंट करा रखा है, तो हमें उनको उनके पेटेंट की वजह से हमें उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, और रॉयल्टी पे करने की वजह से जो लागत है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कीमत बढ़ जाती है। तो इसके बारे में भी ये कहा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने कहा है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, अगर कोई देश अपनी जो दवाइयाँ इंपोर्ट करता है और वो दवाइयाँ अगर उसकी असेंशियल हैं, जो जीवन बचाने वाली दवाइयाँ हैं, तो उसके ऊपर जो है उसको किसी भी प्रकार की इस तरह की वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेस देन 10% ऑफ मेडिसिन्स आर कवर्ड बाय पेटेंट। तो भारत जिन दवाइयों का आयात करता है उन दवाइयों में 10% से भी कम दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके पेटेंट के ऊपर भारत को रॉयल्टी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 10% से भी कम दवाइयों के ऊपर ही हमें रॉयल्टी पे करने की ज़रूरत पड़ती है जिनके पेटेंट हैं। इसके अलावा भारत को किसी भी प्रकार की जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है उसके अंदर कमी करने की कोई कंपल्शन नहीं है कि भारत को निर्यातों के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको बिल्कुल से ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ये कहा गया है वो देश जिनका विदेशी व्यापार 3.2% से अधिक है, यानी पूरे विश्व के व्यापार में जिनकी हिस्सेदारी 3.2% से अधिक है, केवल उन्हीं को ही एक्सपोर्ट्स के ऊपर से सब्सिडीज़ को हटाना होगा। और भारत का जो निर्यात है वो पूरे विश्व के निर्यातों में उसका प्रतिशत 2% से भी कम है। इसकी वजह से ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी भारत के ऊपर लागू नहीं होती है कि भारत को अपने सभी निर्यातों के ऊपर से
जो सब्सिडीज़ हैं उनको हटाना पड़ेगा। ये भारत के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि फ़िलहाल आज की डेट तक भारत का जो निर्यात है पूरे विश्व के अंदर उसकी हिस्सेदारी 2% से भी कम है। सो इन कंक्लूज़न हम यही कह सकते हैं कि हाँ, ओपन अप होने की वजह से, फ्री ट्रेड के लक्ष्य की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर से हमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाना पड़ा, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां आ रही हैं, विदेशी प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो भारतीय जो घरेलू उत्पादक हैं उनको उनके साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो एक शब्द कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब घरेलू उत्पादकों को ये लगता है कि अब हमारी वस्तुएं कंपटीशन में नहीं टिक पा रही हैं, तो वो भी अपनी वस्तुओं के अंदर गुणवत्ता लाते हैं, अपनी वस्तुओं को बेहतर बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखने के लिए नई नई तकनीकों का आविष्कार करते हैं, जिससे एक तरह से भारत के अंदर तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। तो कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि फ़ायदा है, पर हमें कुछ चीज़ों को जहाँ से हमें नुकसान होने की संभावना है उन क्षेत्रों को हमें बेहतर करने की आवश्यकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।